हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक। बेटा, आज के चैप्टर में ना हमने एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसका एक टॉपिक डिस्कस करना है हमने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। शुरू करने से पहले, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शुरू करने से पहले, गैल्वेनोमीटर क्या डिवाइस होती है जो कि स्मॉल करंट डिटेक्ट करती है और उसकी डायरेक्शन भी डिटेक्ट करती है। स्मॉल करंट और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। सीधी सी बात है, डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब क्या है कि करंट सर्किट के अंदर आएगा, ये मिरर लगा हुआ है, जैसे ही करंट सर्किट के अंदर आया, मिरर लगा हुआ है, वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। बस आपने ये चीज याद रखनी है, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितने ज्यादा एंगल पे वो मिरर बेंड करेगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। जितने ज्यादा एंगल पे मिरर बेंड करेगा, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। ठीक है, जितने ज्यादा एंगल पे वो मिरर बेंड होगा, जितने ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, उतना ही हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा हो। बस ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में बनाया क्या है हमने? T1 और T2 दो टर्मिनल्स हैं जिसके थ्रू वायर्स हमने कनेक्ट करी होंगी ताकि करंट आए, जिससे टर्मिनल T1 के थ्रू करंट एंटर कर रहा होगा और टर्मिनल T2 के थ्रू करंट निकल रहा होगा सर्किट में से। सिंपल सी चीज। ठीक है, अब जैसे ही करंट टर्मिनल T1 के थ्रू सर्किट के अंदर आया, ठीक है, वो इस वायर से होता हुआ सीधा जाएगा मिरर M के पास। ठीक है, करंट आगे जाते हुए इस कॉइल के अंदर एंटर करेगा, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? प्रिंसिपल सिंपल सी चीज है कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? टॉर्क प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? टॉर्क। और टॉर्क का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? NIBA साइन थीटा। यहां पर मैं थीटा एंगल याद रखना, यहां पर मैं थीटा एंगल ले रहा हूं नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। इसके बीच का नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो जब भी करंट कैरिंग कॉइल करंट सर्किट के अंदर आया, ये कॉइल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? टॉर्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी और अपनी ही पोजीशन पे घूमना शुरू कर देगी, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है। अब करंट इस सर्किट के अंदर आएगा, इस कॉइल के अंदर आएगा, एंड में फाइनली इस वायर के थ्रू वो टर्मिनल T2 से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क, प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क, जिसकी वजह से ये मिरर जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उतना ही हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा होगा। बट इसका प्रिंसिपल जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? टॉर्क। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है। और थीटा यहां पर नजर मारना, थीटा क्या था? एन कैप नॉर्मल वेक्टर और नॉर्मल यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, यहां पर ये जो एन और एस रखे हुए हैं, इसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो साउथ पोल शो कर रहा होगा। एन और एस जो है वो दो पोल पीसेज हैं जो कि हमने कॉनकेव शेप पे रखेंगे। कॉनकेव शेप का मतलब है इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल है और इसके यहाँ पे साउथ पोल है, कॉनकेव शेप में रखेंगे। दूसरी चीज बेटा, जो वायर यूज करी जाती है वो कौन से मटेरियल की होती है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज। इसके भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बेटा फॉस्फोर ब्रॉन्ज ही क्यों यूज करते हैं? फॉस्फोर ब्रॉन्ज ही क्यों यूज करते हैं? तो पहला रीजन इसका है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो हाई होती है।
इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये ज्यादा भार झेल सकती है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है, मतलब के, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो लो होता है। ठीक है। और लो क्यों होता है? ताकि जो गैल्वेनोमीटर हमने बनाया है वो सेंसिटिव हो सके। ठीक है। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस करने के लिए, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए जो टॉर्जनल कांस्टेंट है, जो के की वैल्यू है, वो लो ही होनी चाहिए। ठीक है? तीसरा, इसकी कोफिशिएंट, सॉरी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, अल्फा की वैल्यू, वो लो होती है। अब लो क्यों होना चाहिए? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो टेम्परेचर अगर इस वायर का चेंज हो तो ज्यादा रेजिस्टेंस ना बढ़े, क्योंकि अगर ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट आगे पास तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो ही होना चाहिए, ताकि अगर टेम्परेचर बढ़े वायर का किसी भी तरीके से, तो इसकी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा ना बढ़े, कम ही इंक्रीज हो। ठीक है। ये 3-4 रीजन के कारण यहां पर फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर यूज होती है। दूसरी चीज, एक और चीज बेटा आपको दिख रही होगी कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर, और जो पोल पीसेस हैं वो कॉनकेव शेप में। कॉनकेव शेप का मतलब है कि इस शेप में लिए हुए हैं। वाई? वाई? ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है बेटा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। अगर सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, सॉरी, सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है। तो एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो हमने जो फॉर्मूला यूज करा था, यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री है, बट एन कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो जो हमने फॉर्मूला यूज करा है टॉर्क का, उसमें थीटा हम क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री। ठीक है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है? दोनों चीजें बेटा इसमें ली हुई हैं। पहला, तो हम कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर ले। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है सॉफ्ट आयरन। क्यों यूज करा है सॉफ्ट आयरन? क्योंकि बेटा इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारी किस में से जाएंगी? सॉफ्ट आयरन कोर से। दूसरा, पोल पीसेस को, जो पोल पीसेस यूज करें उसको कॉनकेव शेप दे दो। पोल पीसेस जो यूज करें उसको कॉनकेव शेप दे दो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल होने में हेल्प करे। ये दोनों ही चीजें हमने ली हुई हैं, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाती है? रेडियल। और अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, लाइक दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है, दिस इज साउथ पोल, और बीच में हमने सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, जिसका सिर्फ ऊपर वाला सर्कुलर हिस्सा आपको रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, सर्कुलर हिस्सा दिखाई दे रहा है, बट असल में सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जाएगी? इस तरीके से।
क्योंकि ये अलाउ करेगा कि ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसी में से पास हो, तो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी में से पास होंगी। और जो कॉइल का सरफेस है वो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। बट अगर आप एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल देखोगे तो कितना आएगा, थीटा 90। ये चीजें याद रखना, सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या है, 0। बट एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब होता क्या बेटा, इसकी थोड़ी सी वर्किंग पढ़ लेते हैं। देखो ये सारा कुछ हमने समझ लिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सब कुछ हमने समझ लिया है। अब होता क्या, देखो जैसे ही करंट इस सर्किट में एंटर करने की कोशिश करेगा, कॉइल में जाएगा, कॉइल करंट कैरिंग कॉइल जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखी हुई है, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है उसके कारण क्या होगा, ध्यान से देखना, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है उसके कारण जो कॉइल है, ये जो कॉइल हमने ली हुई है, दिस कॉइल PQRS कॉइल, वो रोटेट करना शुरू करेगी क्योंकि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब इस कॉइल के साथ ही ये वाली वायर अटैच है और मिरर भी उसी के साथ अटैच है। ध्यान से देखना होगा क्या, ठीक है, असल में क्या होगा। लेट्स से ये जो बुक है वो कॉइल है, ठीक है, इसको मैं पकड़ के रखता हूं, ये बुक जो है वो कॉइल है, दिस बुक इज अ कॉइल। इसके साथ ये जो पेन है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर है, और जो ये पेपर का टुकड़ा है वो है मिरर, कॉनकेव मिरर। अब जैसे ही कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी मिरर भी साथ में घूमना शुरू हो जाएगा। तो इस मिरर के कारण क्या होगा, सामने स्क्रीन के ऊपर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। कॉइल रोटेट कर रही है, साथ में ध्यान दो मिरर भी रोटेट कर रहा है, कॉइल रोटेट करेगी, मिरर भी रोटेट करेगा, जिसके कारण स्क्रीन के ऊपर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, हमें पता चल जाएगा। बट होगा क्या, देखो कॉइल रोटेट होगी तो इसके अंदर कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, NBIA साइन थीटा, और थीटा हमने क्या रखना है यहाँ पे, 90 डिग्री, क्योंकि हमने देख लिया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, दैट इज NBI। ये ले लेते हैं पहली। अब जैसे ही कॉइल रोटेट कर रही है, ठीक है, जैसे ही कॉइल रोटेट कर रही है, वायर भी रोटेट कर रही थी, जैसे ही वायर रोटेट करेगी उसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या चाहेगी कि वायर जो घूम रही है वो घूमे ना और अपनी ओरिजिनल पाथ पे, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाए। वायर जो है वो घूमे ना और अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाए। मतलब अगर करंट कैरिंग कॉइल जो है वो इस डायरेक्शन में घूमेगी तो रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी, ध्यान से देखना, टाउ इक्वल्स टू के थीटा, दिस इज सिमिलर टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो आपने पढ़ा था, F इक्वल्स टू के एक्स, फोर्स की जगह क्या आ गया, टॉर्क, सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या आ गया, रीस्टोरिंग टॉर्क। के की जगह स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट ही है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे डिफ्लेक्शन है वायर के अंदर, या इसे बोल देते हैं ट्विस्ट इन द वायर। ट्विस्ट का मतलब है डिफ्लेक्शन, कितनी वो वायर घूमी, ठीक है, कितनी वायर वो घूमी। चलो अब इक्विलिब्रियम में अगर हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम में तो ये जो टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क, दिस विल बी इक्वल टू द टॉर्क प्रोड्यूस इन द कॉइल। तो इन इक्विलिब्रियम इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, के थीटा इक्वल्स टू एन, कैपिटल एन बी आई ए, ठीक है। आई को यही रहने देते हैं, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाते हैं, तो जस्ट के अपॉन में एन बी ए थीटा
अब देखो ध्यान से, के बी कांस्टेंट, वो तो मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर ली है। एन बी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने वायर के लिए होंगे, जो सॉरी कॉइल के लिए होंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिए उसको भी चेंज नहीं कर सकते, और एरिया भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा फैक्टर जो है वो एक कांस्टेंट बन गया। तो इसको हम लिख देंगे आई इक्वल्स टू जी, अनदर कांस्टेंट विच इज नोन एज, दिस इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को हटा दो तो क्या आता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा वायर में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये तो था बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, विच इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? विटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भेजे सर्किट पे, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भेजे और लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भेजे और लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो, उस चीज को बोलते हैं हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं? हमने बोला दैट आई इक्वल्स टू जी थीटा, ठीक है। तो बात का ध्यान रखना, अगर आपका जी लार्ज होगा तो वो गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अगर जी लार्ज होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, सेंसिटिव। अब जी हमने क्या लिखा, एन बी ए अपॉन में के। तो जी लार्ज होने के लिए एक तो के स्मॉल होना चाहिए, तभी हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज की वायर यूज करी है। थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप देखोगे ना, जो हमने करा है कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर क्यों यूज कर सकते हैं हम, बिकॉज उसका के जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो स्मॉल होता है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव बन सकता है। नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो के स्मॉल होना चाहिए, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स लार्ज होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, और एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जितने फैक्टर इस तरीके से रखोगे उतना ही गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ज्यादा होगा, और उतना ही गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा, ठीक है, उतना ही गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की सेंसिटिविटीज को हमने डिस्कस करना है बेटा यहाँ पे। पहली है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है फॉर 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। अगर हम 1 एम्पियर ऑफ करंट भेजते हैं, 1 एम्पियर ऑफ करंट के लिए, पर यूनिट एम्पियर ऑफ करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। अब इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। हमने बोला आई इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन में के, अभी पीछे हमने डिस्कस करा था। अगर हम आई इधर ले जाए और सारा फैक्टर उधर ले आए तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा के अपॉन में एन बी ए इंटू में आई, ठीक है। आई यहां पर ले आओ तो थीटा अपॉन में आई वुड बी इक्वल टू के अपॉन में एन बी। तो दिस इज करंट सेंसिटिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा हम, एन बी ए अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया डिवाइडेड बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर हम इन टर्मिनल्स पे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इन टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उस 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, दिस इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट कैन बी रिटन एज थीटा अपॉन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये लिख सकते हैं आई आर,
वट इज थीटा अपॉन में आई, एन बी ए अपॉन में के, तो इसका फॉर्मूला बन गया एन बी ए अपॉन में के इंटू में। अच्छा, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर वोल्ट। ऐसे ही करंट सेंसिटिविटी की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेटा यूज कहां पर होता है, फॉर डिटेक्टिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, या उसकी डायरेक्शन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा यूज कहां पर होगा, फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इस गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा, कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। दीज आर सम यूजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।